हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने है, बिकॉज आज सुबह में हमने सिलेबस बताया था आपको कि क्या क्या हिंदी 100 मार्क्स में आने वाला है इस बार एग्ज़ाम में। तो ठीक है, उसमें एक बहुत ही शानदार टॉपिक था ग्रामर का संक्षेपण। लगातार बच्चों के कमेंट्स आने लगे, सर संक्षेपण क्या है, कैसे करें। तो मुझे लगा आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो बच्चा लोग, आज बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं क्लास को तो कहीं ना कहीं आपके 4 मार्क्स गोल। इसलिए आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको संक्षेपण आज फुल एंड फाइनल बढ़िया से समझा दूं विथ प्रैक्टिस, और आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, इसके लिए लास्ट तक जरूर स्टे रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से और एक खूबसूरत मुस्कान से हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और फिर से आप सबका वेलकम करता हूँ। तो चलिए संक्षेपण की बात करते हैं। संक्षेपण क्या होता है? नाम में देखिए, नाम जो है संक्षेपण, मैं ऑन द बोर्ड भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने को। ऑन द बोर्ड, ऑन द स्क्रीन, सब कुछ आज होने वाला है, बस अभी सुनते जाइए मुझे। संक्षेपण है क्या, उसके बारे में पहले हम लोग आज जान लेते हैं। संक्षेपण नाम है संक्षेप। आपने कई बार देखा होगा किसी प्रश्नों के उत्तर में, मतलब प्रश्न में दिया रहता है कि इसका उत्तर संक्षेप में लिखें, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, उसका शॉर्टकट लिखें, मतलब कि छोटा सा कर दीजिए उसको। तो संक्षेपण का कहीं ना कहीं एक मतलब जरूर हुआ कि वो संक्षेप कर देना, मतलब कि उसको छोटा कर देना है। किसको छोटा करे? सवाल उठता है, सर किसको छोटा करें? भाई कोई चीज होगा तभी तो हम उसको छोटा कर सकते हैं। हाँ जी, वो गद्यांश होगा, पैसेज इंग्लिश में बोलते हैं पैसेज, वो दिया रहेगा। वो पैसेज आपको लाइन बाय लाइन करके लिखा रहता है। कुछ टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक पे वो पूरा पैसेज, गद्यांश कहते हैं हिंदी में, या उद्धरण कहते हैं, गद्यांश या उद्धरण। टेंशन नहीं, ऑन द बोर्ड समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने को, अभी सुनते जाओ। ठीक है, और शांति से, चैट में ज़्यादा बकवास नहीं, एकदम मज़े से पढ़ाई। तो वो गद्यांश पैसेज आपको दिया रहेगा और कहेगा कि भाई इसका संक्षेपण करें। इसका मतलब, तो संक्षेपण पहले क्या है? संक्षेपण एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम किसी भी पैसेज का, किसी भी गद्यांश का, जो भी गद्यांश दिया है उसका हम उसको छोटा करके उसके मेन बातों को प्रकट कर दे, मूल भाव को व्यक्त कर दे, बस संक्षेपण है। मतलब हमने कोई टॉपिक पे पूरा भाषण दे दिया, ये करो बच्चों को, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और मिला जुला के आप फाइनली ये आपको निष्कर्ष मिला कि ओ सर का कहने का मतलब है कि हम सबको पढ़ाई करना चाहिए, हम लोग को भविष्य बनाना चाहिए। तो मूल बातें जो निकल करके आती है, मेन मुख्य बातें जो भी उस पैसेज के अंदर से, उस गद्यांश के अंदर से निकल के आती है, उसको हम लिख देते हैं, वही हमारा संक्षेपण है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको और ज़्यादा समझ में कब आएगा? सर कैसे लिखा जाता है? पेन से लिखा जाता है, सही बात है, बट क्या कुछ नियम होते हैं इसके? हाँ, बड़ी शानदार नियम होते हैं इसके। अगर आप उसके नियम को फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब आपका संक्षेपण सही नहीं होगा। इसलिए आप नियमों को सुन लीजिए। नियमों को अभी बता भी देता हूं और फिर लिखवा भी दूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल भी करवाएंगे, करके बताएंगे, 2-3 खुद से करवाएंगे आपसे भी, और मैं भी करूंगा, हम सब मिलकर के करेंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो संक्षेपण का सबसे पहला नियम क्या होता है? संक्षेपण तो मैं पहले आपको बताया कि संक्षेप करना है, तो सबसे पहला चीज कि आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसके अंदर बातें है क्या, किस बात पे फोकस किया जा रहा है। तो आपने उसको पढ़ा, एक बार पढ़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2-3 बार तो जरूर पढ़ना है, ताकि आपको मुख्य बात निकल के सामने आ जाए। आपको ये पता चले कि हाँ इसके अंदर है क्या, हमें क्या ये कहना चाह रहा है। यानी कि गद्यांश को, सबसे पहला रूल है कि गद्यांश को 2 से 3 बार कम से कम बड़ी मन चित्त लगाकर ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि बातें निकल के आ जाए कि हाँ हमें ये कहना क्या चाहता है फाइनली। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या फोकस करना है आपको कि उसके अंदर, उस पैसेज के अंदर, ध्यान रखना भाई, पैसेज के अंदर जो मुख्य बातें हैं उसको माइंडली अंडरलाइन करो। माइंड में अंडरलाइन, या आपके पास पेन पेंसिल होंगे तो उसको अंडरलाइन कर दो कि ये बातें मुख्य फोकस है यहाँ पे, तो उसको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करना मतलब कि पेंट वगैरह नहीं कर देना है, मतलब एक अपना पहचान बना ले कि हाँ ये लाइन बड़ा कमाल की है, इस लाइन में बड़ी बातें छुपी हुई है। वो खुद आपको एक्सपीरियंस होगा, खुद फीलिंग होगा। हम है ना, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, वादा किए हैं आपके साथ रहने का, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? टेंशन नहीं लेने को। तीसरी बात, अब देखिए सबसे मुख्य बात होती है संक्षेपण की, कि जब भी आप संक्षेपण करते हैं तो आप एक काम जरूर करना। अगर ये काम नहीं करते हो तो आपका गलत, एक भी मार्क्स नहीं मिल सकता है। गलती से वो 1 मार्क्स दे दी तो समझ जाओ कि चलो भाई निकल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पैसेज को आपको काउंट करना होता है, वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन पैसेज। मतलब क्या है कि उस पैसेज के अंदर
कितने शब्द है, उस गद्यांश में कितने शब्द है, शब्दों को काउंट करना जरूरी है आपको। अब कहोगे समय सर, तो समय तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, इंटेलिजेंट है आपको तो समय मेंटेनेंस करना भी सीखना चाहिए। वैसे भी मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी समय है। तो मैंने बताया कि पैसेज कितने वर्ड में है, उस वर्ड को फोकस कर लेना है और उस वर्ड को काउंट करना है, गिन लेना है कि हाँ 1 2 3 4, मतलब फाइनली अगर वो मान लेते हैं कि 150 शब्दों का पैसेज है, तो आपको क्या करना है, बाई थर्ड कर देना है। जितना शब्द होगा उसके बटा में 3 से डिवाइड कर दो तो 50 आएगा, 150 भागा में 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी आपको जो भी लिखना होगा संक्षेपण, आप जब भी उसका मूल बात लिखेंगे, मुख्य बात लिखेंगे, तो आपको सिर्फ 50 वर्ड में ही लिखना है। हाँ 2-4 वर्ड इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 47 वर्ड आया, 44 वर्ड आया, हो सकता है 52-55 भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, ध्यान रखना मेरे भाई, मैं बताया कि वर्ड काउंट कर लो कि कितने वर्ड है उसके अंदर, उस संक्षेपण में गद्यांश के अंदर कितने शब्द है, उन शब्दों को काउंट करना है। मान लीजिए कि वो 120 आया, टोटल शब्द 120 आया, तो हमें बाई थर्ड कर देंगे, 3 से डिवाइड करके 40 लगा लिया, 40 आ गया। यानी कि अब हम जो संक्षेपण करेंगे, उस पैसेज का, उस गद्यांश का जो मूल बात हम लिखेंगे, तो उसमें हम 40 वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा मुहर नहीं लगा कि आप 40 से ज़्यादा कर गए, या 41 हो गया या 39 हो गया तो आपका गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। 2-4 वर्ड इधर उधर हो सकता है, मैंने नहीं रखता, ठीक है। तीसरी बात तो कि चौथी बात कि जब भी आप संक्षेपण करो तो ज़्यादा उसमें मुहावरा, अलंकार, मतलब ये सारी बातों का ज़्यादा प्रयोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें आप सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल करके मूल बातों को समझा दीजिए, प्रकट कर दीजिए, वही सबसे बड़ी बात है। उसके अंदर मुहावरा, लोकोक्तियाँ, फिर अलंकारिक वर्ड, ये सब यूज़ ना करें, सरल शब्दों में अपना उसमें व्याख्या कर दें, ठीक है। चौथी बात। पांचवी बात, कभी भी जब भी आपको संक्षेपण करना हो तो उसके अंदर यानी कि गद्यांश के अंदर, पैसेज के अंदर मैं शब्द लिखा मिलेगा तो मैं को वह में कन्वर्ट कर देना, मैं को वह में कन्वर्ट कर देना है। जैसे गद्यांश में मैं है, लेकिन जब आप संक्षेपण लिखते हो तो वहां पे आपको वह करके इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगली बात, ये तो सारा आप करोगे, लेकिन सबसे मुख्य बात एक और आती है कि जब भी आप संक्षेपण करते हैं तो एक उसका टाइटल होना चाहिए, एक शीर्षक होना चाहिए कि हाँ ये जो भी बात लिखा है इसका उचित शीर्षक क्या है। जैसे मैंने अनुशासन पे मान लो कि दे दिया है, मान लो कि अनुशासन के बारे में कुछ लिखा है, तो आप एक टाइटल बनाओ अनुशासन। या मान लीजिए कि वो हो सकता है कि मोबाइल पे दिया हो, तो एक टाइटल जरूरी होता है। टाइटल आप जानते हो, जैसे आपके पाठ का नाम होता है उसने कहा था, भाई उसने कहा था कैसे आया, इसके पीछे तो रहस्य है ना, बातचीत, मतलब बहुत सारे हैं, पुत्र वियोग आपके अंदर चैप्टर है, तो वो टाइटल हो गया। जैसे एक चैप्टर का टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया चैप्टर का नाम, वैसे आप संक्षेपण का एक बहुत ही शानदार आकर्षक शीर्षक जरूर बनाएं। बिना शीर्षक का नहीं हो सकता है, शीर्षक बनाना होगा। और सबसे लास्ट में जब भी आप संक्षेपण कर लेते हो तो सबसे लास्ट में लिखना है क्या, आपको शब्द की संख्या लिखनी होगी। और कैसे लिखना है, तो चलिए हम आपको ऑन द बोर्ड अब आते हैं और बताते हैं एक एग्जाम्पल सहित। चलिए तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और कहीं नहीं जाना है, मैं आपको बता दिया कहीं नहीं जाना है, ओके। अब देखो, अब आपके सामने ऑन द बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं, अभी तो हम लोग ऑन द बोर्ड नहीं थे, बट अब ऑन द बोर्ड आ गए हैं कि देखिए ये क्या, यही पैसेज है, यही आपका गद्यांश है। बच्चा लोग बड़ी ध्यान से समझिएगा, यही आपका इसी तरह से एग्जाम में दिया रहेगा। वो गद्यांश के बदले उदाहरण भी लिखा रहता है, या तो इसको आप गद्यांश कह सकते हैं, गद्यांश, या फिर उदाहरण, 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 ठीक है ना। तो यही बात है, उदाहरण या उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण कह सकते हो। पैसेज बढ़िया है समझने के लिए, अपना अपना है। तो जब आप देखिए, एक ये पैसेज है, हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी ध्यान से पहले पढ़ेंगे कि जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। चीजों को समझिए, कह रहे हैं कि जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। सही बात है, सीखने वाला हर जागरूक आदमी जीवन भर सीखता है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, सीखने वालों के लिए, नहीं सीखने वालों के लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन कर रहा है कि जब आप वास्तव में सीख रहे हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं, ठीक है। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता है, बिल्कुल नहीं रह जाता है। सही बात है, पूरा जीवन आप सीख रहे हो, पूरा जीवन, तो कोई व्यक्तिगत पार्टिकुलर आपका कोई गुरु नहीं रह पाता है।
प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है। हम हर चीजों से सीखते हैं, हर एक घटनाओं से सीखने लगते हैं, हर एक वस्तुओं से सीखने लगते हैं। सही बात है। प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, धनी गरीब, किसी की मुस्कुराहट, किसी का अंधकार, हर चीजों से हम सीखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज प्रकृति के अनेक घटनाओं से बताया गया कि देखिए, एक सूखी पत्ती से भी आप सीख सकते हैं। सीखने वाला हर चीज सीख सकता है कि देखो, एक उड़ती चिड़िया भी है, उड़ती चिड़िया, धनी लोग, गरीब लोग, मुस्कुराहट, मतलब हर एक घटना से हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे यही चीज बताने का मेन मकसद यही है। ठीक है, आप हर वस्तु से सीखते हैं। बिल्कुल, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक भी नहीं, तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? 1 मिनट दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट, चलो नहीं, आप उसको स्विच ऑफ कर लीजिए। हाँ, स्विच ऑफ, वो वाला बंद रखिए। चलो देखो तुम लोग, बताया ना कि कोई गुरु नहीं होता, कोई मार्गदर्शक भी नहीं होता है, तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। इस पैसे से हम फाइनली हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई जीवन का एक संबंध कर दिया गया सीखने से। यानी कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। और सिखाने वाले हमें पूरे प्रकृति की घटनाएं हैं, कोई एक गुरु भी नहीं है, सब हम खुद से सीखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि हम सबसे पहले जब भी इसका संक्षेपण करेंगे तो उत्तर हमारा होगा। उत्तर में हम सबसे पहले यहाँ पर शीर्षक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शीर्षक। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे और शीर्षक में हम एक खूब सुंदर सा नाम चूज करेंगे। आखिर देखिए इसका रिलेशन क्या है, जीवन का सीखने से संबंध है, तो हम इसका एक बहुत ही शानदार दे सकते हैं, जीवन तथा शिक्षण। जीवन तथा शिक्षण एक टॉपिक हो गया, यानी एज एक चैप्टर का नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, बट ये एक शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया आपका कि जीवन तथा शिक्षण। अब हम वर्ड काउंट करते हैं, 1 2 3। देखो बढ़िया से हम आपकी भाषा में कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73। यानी कि टोटल वर्ड हो गए हमारे यहाँ पे वर्ड इसमें 73 आ गए। हमने कहीं छोड़ा तो नहीं है ना? देख लेना, अगर कहीं एक आध वर्ड छूट भी गए होंगे तो आप ऐड कर लेना प्लीज। इसके लिए मिस्टेक हो जाता है तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ। सुबह का वो रूटीन बताया था, उसमें एक जगह मिस्टेक हो गया कि वो 5 नंबर वाला जो था लॉन्ग क्वेश्चन वो 3 पूछता है, 6 में 3 मुझे बताना चाहिए था, मैं बता दिया 6 में 5 बताना है, तो सॉरी, उसके लिए मैं वहाँ पे मैसेज भी जोड़ दिया हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना मेरे भाई, गलती इंसान से हो जाती है। बड़ी देर तक पछताते रहें, क्या बच्चे क्या सोचेंगे कि मतलब बच्चों पे बैड इफेक्ट आ जाता है ना, इसलिए तो मैं आपको बता दिया, आप शब्द गिन लेना क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बताया कि मेरे हिसाब से 73 आया। शायद आप देख लेना इसको, कट रहा है क्या वीडियो? ओह वाह, 1 मिनट देख लेते हैं कट रहा है क्या, नहीं तो चलो जी ठीक है, बढ़िया है। तो बस इतना तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, इतना तक पहुंच गए कि वर्ड हमारे 73 है, तो हमें बाई थर्ड कर देना है, बाई थर्ड कर देना है। तो सिंपल सा समझो कि ये 25 आई 75, तो 3 दूनी के 6, 3 चौके 12 समथिंग आएगा, यानी हम लगभग 25 वर्ड लिख सकते हैं, 25 वर्ड लिख सकते हैं। 3 से हमेशा 1/3 जितना रहेगा ना उसका हम 1/3 वर्ड में इसको शॉर्टकट में इसकी मूल बातों को समझा देंगे। अच्छा, हमारे ख्याल से आप भी सोचना, हमारे ख्याल से इसमें से यही एक बातें आई कि भाई सीखने वाला व्यक्ति आजीवन सीखते रहता है, यही ना बताया गया। वास्तव में सीख रहे होते हैं तो पूरा जीवन ही सीखना है, यानी ये लाइन हमारी बड़ी जबरदस्त है, पूरे जीवन सीखते हैं और वास्तव में सीखने वाले, कोई गुरु नहीं रहता। देखिए प्रत्येक वस्तु हमको क्या करती है, प्रत्येक वस्तु हमें सिखाती है। इन सारी बातों के लिए हम एक वर्ड यूज कर लेंगे और अच्छा हो जाएगा। आप हर वस्तु से सीखते हैं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं,
यानी कि कोई आपका मार्गदर्शक भी नहीं है, स्वयं आप गुरु हो। ये हमारी मेन बातें हो गई और हम इनको अंडरलाइन कर लिए। इससे करने से क्या होगा कि हमारा फोकस वहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आप अपने से, कोई जरूरी नहीं कि सर जो बता रहे हैं बस वही बातें सही है वही हम लिख देंगे। आपके मन में भी भाव आ रहे हैं कि सर मैं सोच रहा हूं कि इसका टाइटल कुछ और दूं, जीवन तथा शिक्षण को मैं और कुछ कहना चाहता हूं कि जीवन एक शिक्षा। लेकिन जीवन एक शिक्षा को अगर आप देते हो तो आप सोचो, कई बच्चे कहेंगे सर मैं इसको देना चाहता हूँ जीवन एक शिक्षा। तो जीवन एक शिक्षा यानी जीवन एक शिक्षा है, जीवन से सीखने को मिलता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखो जो बातें करेंगे वास्तव में सीख रहे होते तो पूरा जीवन ही सीखते हैं, यानी कि हम सीखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अगर सीखने वाला होगा तो, नहीं तो वाट लगाने वाला होगा तो हर बात में वाट लगा देगा, उसको तो सीखना है नहीं। वो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वह उंगली किए रहता है, भाई ये कर वो करो, ये मत करना, तुम्हारा ये गलत है, तुमको ये नहीं आता है। कभी भी यार ऐसे लोग होते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर आप अच्छे काम कर रहे होते, कई लोग आते हैं अरे क्या बात यार गजब कर रहे हो तुम, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी नानी वो हो गई यार, मतलब कि आपको वो डिमोटिवेट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर आप फिगर बना रहे हो, कोई पिक्चर वगैरह बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, कई लोग ऐसे आ जाते हैं क्या ये सब बकवास ये सब वो करके। अब कुछ एक इंसान ऐसे भी आता है, अरे वाह क्या बात है, कितना शानदार फिगर आपने ड्रॉ किया, वाह इसी तरह से करो बेटा मेहनत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आगे जाओगे, ये बहुत बड़े बन जाओगे। तो देखो वो लोग बहुत ही शानदार होते हैं जो आपको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। भले ही आप टेढ़ा मेढ़ा बना दिए हो फिगर, लेकिन वो आपको मोटिवेट किए, वो आपको एक नई एनर्जी दिए। तो वैसे मैं भी आपको एनर्जी दे रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। चेहरे से नहीं, चेहरा तो जो भी है उससे मतलब नहीं रखना है, रूप की सुंदरता नहीं, बस पढ़ाई की सुंदरता होती है। आपके अंदर गुण क्या है, गुण की पूजा होती है। तो भाई मेरे आप लोग से हाथ जोड़कर विनती, आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। बहुत लोग आपको बचपन में कोसते होंगे, अभी भी कोस रहे होंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमको देखेंगे ना तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, देखेंगे उस दिन तुमसे पूछेंगे। हाँ सब कोई पूछना, जवाब तुम देना उसको। पढ़ के मेहनत करो, उन सब बातों को याद रखो और उसको याद कर करके तुम पढ़ाई करो कि हाँ हमें इन सबको बताना है। कह के नहीं बताना है, करके दिखाना है, कहेंगे नहीं किसी से, करके दिखा देना है। आप उसी तरह से मेहनत कीजिए। देखिए वही टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आ गया तो मैं बता दिया, बकवास नहीं समझने को इसको। तो जीवन तथा शिक्षण, आप एक भी खूब सुंदर इसका शीर्षक बना सकते हैं। अगर कोई इसका शीर्षक और बनाना चाहता है तो प्लीज़ लाइव चैट में कमेंट करेंगे, हम उस पर कुछ विचार करेंगे। अब देखिए इसमें हम कहते हैं कि हम चाहे मनुष्य आजीवन सीखते रहता है। वर्ड लिमिट पे भी फोकस करना है, 25 के आसपास ही रहना है वर्ड लिमिट। तो 1 2 3 4 5 5 वर्ड हमारे हो गए। 1 2 3 4 5 शब्द जानते हो ना, वर्णों के मेल से जो भाई सार्थक शब्द बनते हैं उसी को हम शब्द ही कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द ही कहते हैं, आपको पता है। और वो वर्ड यहाँ पे सार्थक होना चाहिए, शब्द सार्थक होना चाहिए। मनुष्य आजीवन सीखते रहता है, ऐसे में पूरी प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं उनका गुरु है। एक बार पढ़ लेते हैं। मनुष्य आजीवन सीखते रहता है, ऐसे में पूरी प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं उनका गुरु है, उनकी गुरु है। यहाँ पे हाँ ठीक है, ऐसे में पूरी प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं उनका गुरु है। किनका? मनुष्य का। मनुष्य के लिए भाई यहाँ पे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे में उनका एक नहीं, प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं गुरु है। प्रत्येक घटनाएं उनके लिए गुरु हैं। यहाँ पे मनुष्य के लिए हम कह देते हैं और बढ़िया हो जाएगा। मनुष्य के 1 मिनट, ऐसे में पूरी प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं मनुष्य के लिए गुरु बन जाती है। चाहे मनुष्य के लिए गुरु है, मनुष्य के लिए गुरु है। प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं इसलिए मैं बताया, देखो यहाँ पे सूखी पत्ती बताया गया, उड़ती हुई चिड़िया बताया गया, अंधकार बताया गया, मुस्कुराहट,
धनी गरीब, मतलब कि हर कुछ चीज़ों से वो हमेशा क्या होता है, सीखते रहता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे में वो पूरी प्रकृति की प्रत्येक घटना से सीखते रहता है, मनुष्य के लिए वो गुरु है। अब देखो वो एक बात और भी है कि आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है। तो एक बार वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और हमारे पास 8 वर्ड है, मतलब 8 से 10 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं उनका जीवन भी गुरु है, उनका जीवन भी गुरु है। देखिए अब क्या है, अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। वाह क्या बात है। आप अब देखो यहाँ पे सबसे नीचे क्या करना है आपको, मूल शब्दों की संख्या, मूल मतलब कि गद्यांश के अंदर, पैसेज के अंदर हम लिखेंगे मूल शब्दों की संख्या। मूल शब्दों की संख्या मतलब कि टोटल ऊपर वाला हमारा बच्चा पार्टी कितना था, 73 था। और लिख देना कि जब हम संक्षेपित कर दिए, उसका संक्षेपण हो गया, तो संक्षेपित शब्दों की संख्या ऐसा करके, ऐसा चिन्ह बना करके आप लिख सकते हैं। संक्षेपित शब्दों की संख्या कितना आ गया, आपने काउंट किया तो 23 आया। अब उसमें हम शीर्षक नहीं जोड़ेंगे, शीर्षक को नहीं गिन लेंगे, ठीक है ना। शीर्षक लिख करके यहाँ से हमारा जो है संक्षेपित गद्यांश हमारा ये हो गया, यानी कि संक्षेपण करने के बाद। ऐसे हम अभी आपको कई सारे एग्जाम्पल बताएंगे। और देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि मूल शब्दों की संख्या उसमें नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट संक्षेपित शब्दों की संख्या लिखा रहता है। तो जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा कोई चीज़ होगा, मेरे कहने का मतलब यही है। तो बस इतना समझिए कि नहीं लिखा रहता है तो उसे ये मत समझिए कि ये गलत है या वो गलत है, गलत कोई नहीं है, अपना अपना तरीका होता है। आप दोनों लिख दीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा, बेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल शब्दों की संख्या ये हो गया, टोटल काउंट हम कर लेंगे, 23 था यहाँ पे मैंने काउंट किया था। और फिर हम यहाँ जब उत्तर लिखे थे, उत्तर लिखने के बाद ये हमारा शीर्षक हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये यहाँ से ही निकल के आएगा। आप टॉपिक खुद देखोगे ना, मैं अभी आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैं बहुत सारा लिख करके तैयार रखा हूँ स्क्रीन पे, वो अभी आपको मैं तुरंत अभी उस पर हम ट्रांसफर होने वाला है। आप लोग बस बने रहिएगा, 60 से 70 सेकंड या फिर 1 मिनट समय लगेगा, हम उस पर चले जाएंगे तुरंत। सेटअप यहीं पे रखा हुआ है, उस सेटअप पे हम आपको तुरंत अभी ऑन द स्क्रीन लेने वाले हैं। तो हमने उसके हिसाब से जीवन तथा शिक्षण एक टॉपिक बना लिया। अब खुद से बनाइएगा, टेंशन नहीं लेने को, अभी हम और कराएंगे। तो उसके बाद हम लिख लिए और हमारा फाइनली 23 वर्ड गया। 1-2 वर्ड 2-4 वर्ड इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बच्चा पार्टी यही होता है संक्षेपण, ठीक है ना। चलो अब हम ऑन द स्क्रीन चलते हैं और उस पर समझते हैं और सारी एग्जाम्पल को। और उसके बाद आपको, अब आप कहोगे सर नियम नहीं लिखवाए हो। अरे भाई आओ ना स्क्रीन पे, नियम दे रहा हूँ। ओके जल्दी से आ जाइए, सब कोई आना क्या है, मतलब आप रहिए यहीं पे रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। हेलो आ गए हम लोग ऑन द स्क्रीन। अब चलिए, अब देखिए संक्षेपण लेखन आपको पर वहाँ पे तो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली आप जान लीजिए कि संक्षेपण लेखन जो होता है एक ऐसी विधा होती है जिसके द्वारा पठित या अपठित गद्यांश मतलब पैसेज की मूल बातों को या भावों को संक्षेप में लिख दिया जाता है, शॉर्ट में लिख दिया जाता है कि उसका मुख्य बात है क्या। और इसके नियम आप देखिए, मैं अपना वो जो भी नियम आपको बताया उसको अपने शब्दों में, ताकि आपको समझ में आए। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि सर वीआईपी वर्ड नहीं लिखते हैं आप, क्या गजब, क्या करें, आपको समझना है ना। वीआईपी लिखकर ही क्या फ़ायदा जब बच्चा पार्टी को समझ में नहीं आए। तो देखिए इसके नियम आपके सामने है कि सबसे पहले जो गद्यांश दिया रहता है उसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब बताओ अब कैसा वर्ड यूज़ किया जाए जिससे मुख्य बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुख्य बातें समझ में आ जाना चाहिए, इसकी वजह से आप इसके लिए 2 या 3 बार 4 बार 5 बार जब तक समझ में आए तब तक पढ़ना है। बसा मत कर देना भाई कि पूरे एग्जाम पढ़ते ही रह जाना, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि पढ़ते समय गद्यांश के महत्वपूर्ण वाक्य शब्दों को हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाईलाइटर नहीं यूज़ करना है आपको, बस एक मार्क कर लेना है वहाँ पे कि कौन कौन सा वर्ड इसमें यूज़फुल है।
जो गद्यांश दिया रहता है उसके कुल शब्दों की गिनती कर लेना चाहिए और उसका संक्षेपण लिखते समय गद्यांश के कुल शब्दों का 1/3 शब्द ही लिखना चाहिए। 1/3 जितना नंबर ऑफ वर्ड है उसमें बाई ठट कर देना है। अगर 2-4 शब्द इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपने भाषा में लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। संक्षेपण में मुहावरे या अलंकार का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा, सरल शब्दों का ही प्रयोग करें। सोच रहे हैं सर ये हमको दे दीजिए ना, पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम यूज़ करो, टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें साइंस संग्रह सर्च करेंगे, वहाँ पे अभी तुरंत क्लास के बाद मैं डालने वाला हूँ। क्विज भी शुरू हो गया है, क्विज में शामिल होइए आप लोग। संक्षेपण में मैं की जगह वह का प्रयोग करना चाहिए, मैं की जगह पे वह का प्रयोग आप इस्तेमाल करें और बेहतर है। बिकॉज मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रथम पुरुष की जगह अन्य पुरुष का इस्तेमाल, मैं प्रथम पुरुष है वह अन्य पुरुष है। संक्षेपित गद्यांश को कोई सटीक शीर्षक जरूर देना चाहिए, ये पॉइंट जो शीर्षक में अभी बताया ना। अंत में मूल गद्यांश एवं संक्षेपित गद्यांश की शब्द संख्या को भी दर्शाएं, मूल गद्यांश जो दिया रहता है उसका नंबर और इसका। चलो ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश को। देखिए, वर्तमान युग में जिस भीषणता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजय नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घकाल तक सोचता विचारता रहेगा। कहा जा रहा है कि इस समय में, वर्तमान समय में अगर बात करें तो ऐसी स्थिति हो गई है, इस प्रकार से संघर्ष हो गया है जीवन में लोगों का कि सब एक दूसरे को पीछा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी सफलता के चक्कर में। अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फैसला, निर्णय या सोचने विचारने में बहुत लंबा समय ले रहा हो, अति चुपचाप बैठकर अति दीर्घकाल, बहुत ही लंबा समय तक केवल सोचता विचारता रहेगा, वो कभी विजय नहीं हो सकता। यहां तो वही टिक सकता है जिसमें काफी स्फूर्ति है, जिसके अंदर एक्टिविटी है, जो सक्रिय है, वही टिक पाएगा। जो दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ सकता है वही टिक पाएगा, नहीं तो उसमें ताकतवर है उसे किनारे ढकेल देगा, और जो ताकतवर लोग हैं वो किनारे ढकेल करके वो आगे निकल जाएगा, स्वयं आगे बढ़ जाएगा वो। अगर तुम इस जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है तो तुम्हें प्रत्युत्पन्नति होना चाहिए, प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए। प्रत्युत्पन्नमति मतलब कि उस कार्य के प्रति आपको क्या होना चाहिए, एक्टिविटी को पॉजिटिव तो जरूर रखना होगा। अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए, अपने निर्णय पे एकदम अडिग रहो कि हाँ मुझे इस परिस्थिति में ऐसा निर्णय लेना है, और उस पर जमकर काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसमें अन्य गुणों का समावेश भी रहता है। अब देखिए इस पैसेज को, इस गद्य को पढ़ने से हमें क्या लगा, देखिए लास्ट तक देखिए तभी आप सीख पाओगे। संक्षेपण 4 नंबर का पूछता है, तो हमें तो बस इससे यही मिला कि भाई जीवन में अगर सफल होना है तो सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले सोचने विचारने, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक काम करना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब कि आगे बढ़ना हो तो किसी एक दूसरे को पीछा करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको पैर खींच के पटक कर उसको गिरा करके क्षति पहुंचा के नहीं। जैसे मान लो कोई बंदा, कोई कोई भी लड़का अगर एक एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाया और आपका उसके साथ कंपटीशन है कि नहीं चलो इस बार मैं 85% लाऊंगा, तो क्या आप उसको पीट दोगे, उसको मारोगे कि तुम क्यों 80% लाए हो भाई? नहीं यार, तुम 85% मन में रखो, संकल्प करो कि हाँ हमें इस बार एग्जाम में 85 लाना है और उनको पीछा कर देना है। एक टारगेट होता है सबका, ये जेलसी नहीं है, ये प्रतियोगिता है। अब एक हो गया तुम स्कूल के मॉनिटर हो, रुको तुम्ही को बता देते हैं, चलो बहरिया हम बताते हैं तुमको। बहरिया चलो मतलब बाहर चलो, है ना, बिहार के हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई मेरे, तो यहाँ से हमें एक सफलता की एक घड़ी सफलता की मिल गई, सफलता की मिल गई चाबी, यानी कि सफल होना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। तो एक उचित हम शीर्षक निकाल लेंगे, सफलता का रहस्य। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कि ये शीर्षक जो है सफलता का रहस्य। आज के संघर्ष में जीवन में वही टिक सकता है जो लंबे समय तक सोच विचार नहीं करता है। लंबे समय तक सोच विचार जो नहीं करता है वही टिक पाएगा। जीवन में सफलता के लिए व्यक्ति में काफ़ी स्फूर्ति होना चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, दूसरे को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हो गया, देखो टोटल शब्द उसमें 112 था, हमने इसको 40 वर्ड में कर दिया। आप काउंट करोगे तो 40 होगा। समझ में आया ना? PDF दूंगा, आप फिर से कर लेना। चलो
एक सेकंड कर लेते हैं कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे के लिए प्रेरणा का अजस्त्र स्रोत हो। चरित्र ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति सच्चरित्र बन सकता है। सही बात है। चरित्र यानी कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत अपने आप में मायने रखता है। हमें अपने कैरेक्टर पे कभी दाग नहीं लगने देना चाहिए। छात्रों के लिए तो इसका महत्व और भी विशेष बढ़ जाता है, क्योंकि आज के ही बच्चे कल देश के कर्णधार बनेंगे और देश की भावी बागडोर संभालेंगे। हाँ जी, जयप्रकाश नारायण जी भी कहते हैं पूरी दुनिया ये करे कि आजकल के जो बच्चे हैं यही देश के भविष्य हैं और कल चल के यही देश की बागडोर को, यानी कि पूरे कमान को हाथ में ले लेंगे, संभालेंगे। तो इनका चरित्र साफ होना चाहिए ना। अतः यह आवश्यक है कि हम बच्चों के चरित्र पर नजर रखना शुरू कर दें। अच्छे चरित्र वाले बन जाने से उनमें कई अच्छे अच्छे गुण समाविष्ट हो जाएंगे। आपके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, आपके चरित्र अच्छे हैं, तो भाई मेरे प्लीज आप सबको हाथ जोड़ के बता रहा हूं कि आप कभी भी अपने चरित्र पे आंच मत आने देना, क्योंकि आपके चरित्र पे आंच आना मतलब कि माँ और पापा क्या चरित्र पे भी आंच आ जाएगा। क्योंकि सारे कोई यही कहते हैं कि मारो इसकी फैमिली वही होगी, इसके घर में सब खानदान ही वैसे होंगे, ऐसे लोग बोला करते हैं। इसलिए कभी भी आप ऐसा काम ना करें जिसके वजह से आपके चरित्र पर दाग लगे। ठीक है, ये एक शिक्षा है। देखिए ये पढ़ने के साथ साथ शिक्षा लेते चलना है हमें। अच्छे चरित्र वाले जो लोग होते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। और सही बात है, अच्छे गुण को रखो आप। ऐसे बच्चे सर्वत्र प्रशंसा पाते हैं। आप अगर ऐसे जिसमें चरित्र जिसका अच्छा हो उसको समाज स्वीकार करती है, उसके हर लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसको एकदम बहुत प्रशंसा होती है, उसकी बड़ाई होती है ना। अगर आपका चरित्र सही नहीं है, हमारा चरित्र सही नहीं है, तो हम लोग को कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। चरित्रवान को चरित्रवान ही पूछ सकता है, चरित्रहीन को चरित्रहीन ही पूछ सकता है। चोर की संगत चोरी होती है। पढ़ने वाले अच्छे अच्छे लोगों की संगत में देखो चोर नहीं मिलेंगे। हाँ, कभी कभी आज के समय में लोग रख लिया करते हैं कि जब जैसा तब तैसा इस्तेमाल कर लेना है। दूसरे के लिए भी प्रेरक सिद्ध होते हैं ऐसे बच्चे। घरों में आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, है पढ़ाई नहीं करता है, देखो एक फलाना का बच्चा है कितना मेहनत करके इतना नाम कमाया, अपने माँ पापा का नाम रोशन किया, और एक तुम हो दिन भर घूमते रहता है। लड़का हो या लड़की, सबके साथ ऐसा बोला जाता है ना। तो एक प्रतीक दिया जाता है, एक वहाँ पे क्या बोले प्रेरण के रूप में दूसरे का एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो। और किसका दिया जाएगा? जो पढ़ने वाला है, जो बढ़िया है, जिसके चरित्र अच्छे हैं, उसका एग्जाम्पल दूसरे के सामने दिया जाता है। ठीक है, यानी फाइनली यहाँ पे कैरेक्टर्स का महत्व दिया गया है, चरित्र का महत्व आप लिख सकते हैं। आपके मन में कोई अगर विचार हो तो आप लिख सकते हैं। शीर्षक हो गया चरित्र का महत्व। चरित्र का महत्व बहुत पहले से ही, अब देखो ये 101 वर्ड में था, ये पूरा जो लाल वाला दिखाई दे रहा है 101 संख्या में था, इसका संख्या 101 था और हमेशा रहेगा। क्या? चरित्र का महत्व बहुत पहले से ही है और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि चरित्र ही वह आधारशिला है। किसी भी मकान की जो नींव होती है ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत नहीं होगा तो भाई मकान का कोई ठिकाना नहीं, कब गिर सकता है। तो इंसान अपने व्यक्तित्व को महानता हासिल करे, वो जीवन में जीवंत रूप से बहुत अच्छे तरीके से सफल बने, इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक होती है इसके चरित्र की। अगर आपके चरित्र सही होंगे, आपके कैरेक्टर्स अच्छे होंगे तो आपको सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर आपके चरित्र पे दाग होगा किसी भी तरह का तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो महल आपका कभी भी गिर सकता है। यानी कि वो आधारशिला है जिस पर सच्चरित्र व्यक्तित्व का महल खड़ा हो सकता है। आपका व्यक्तित्व पूरा चरित्र खड़ा हो सकता है उसी पे। अच्छे चरित्र वालों की सभी जगह पर पूजा और प्रशंसा होती है। देखिए मिला जुला करके सारी बातों को आप अपने छोटे छोटे शब्दों में लिख दिए हैं और इससे हमें 37 हुआ। 101 बाई 3 करेंगे, 101 तितरी के 9, 3 चौके 12, लगभग में 33 34 के आसपास वर्ड होना चाहिए था। 37 है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक्सपीरियंस की चीज़ है, ये एग्जाम्पल आप खुद से करोगे और आप टेंशन मत लो, मैं आपको दूंगा, मैं आपको करवाऊंगा वो एग्जाम्पल। चलिए अब देखिए एक सबसे बड़ा चीज़ जो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ने हमें वाचाल बनाने के साथ साथ हमारी चिंतनशीलता और ध्यान शक्ति को भी कम किया है। सही बात है, मोबाइल हमें बहुत ही वाचाल बना दिया है, हमारी चिंतनशीलता और ध्यान शक्ति को कम कर दिया है। हम दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपनों से दूरियां बढ़ने लगी हैं, मोबाइल पे हाय हेलो। ऐसा हो गया कंडीशन कि एक ही अपार्टमेंट के अंदर, एक ही फ्लोर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, एक रूम में माँ है, एक रूम में भैया है, एक रूम में दीदी है, भैया दीदी, या फिर मैं फैमिली मेम्बर की बात कर रहा हूँ, खुद से ही चैट कर लेते हैं, बाबू खाना का समय हो गया, चलो आ जाओ किचन में, या फिर आ जाओ जहाँ पे डाइनिंग हॉल में आ जाओ, खाना का समय हो गया है, सबको मैसेज चला गया। मतलब कोई किसी से बोलता भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब जगह यही है, बस एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहा कि आजकल मोबाइल कितना ये हो गया है।
ठीक है। मोबाइल कोई भी चीज़ जितना उपयोगी है उतना यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसका यूज़ कर रहे हो या मिस यूज़। छात्र जीवन पर इसका व्यापक कुप्रभाव पड़ा है। कुप्रभाव देखो, बैड इफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स के लाइफ में, ये बड़ी ही बैड इफेक्टेड है। अगर आप कहोगे कि सर मेरे लिए, मैं गलत यूज़ नहीं करता इसका, मैं पढ़ाई वाला चीज़ ही सर्च करता हूँ, पढ़ाई वाला चीज़ ही देखता हूँ, इसमें हमेशा गाना वगैरह ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, या फिर गेमिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ सर, सही बात है। लेकिन एवरेज चीज़ें आती है, उसी से निकल करके कोई चीज़ लिखा जाता है। तो एवरेज क्या है? एवरेज है कि स्टूडेंट लाइफ पर मोबाइल का बैड इफेक्ट है। बात मानो, बुरा मत मानो आप लोग। पढ़ाई में व्यवधान पैदा होती है ना। पढ़ाई करने बैठे हो, मोबाइल डाटा ऑन है, पढ़ाई में जैसे ही अपना अभी एक वर्ड शुरू किए पढ़ने का, तब तक टंग टंग नोटिफिकेशन आ गया। सोचे कि नहीं चलो छोड़ो, नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो लगातार वो तो बेचैन है, भेजने वाला भेज रहा है, टंग टंग, फिर मैसेज आया, रुको देख ही लेते हैं क्या है। तब तक उसमें बातें ही ऐसी है कि उसको सेटिस्फाइड करो, बात करो अब उससे। पढ़ाई गई तेल लेने, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। मतलब ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। छात्र चाहकर भी चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं चिंतन मनन करूं, लेकिन उनके पास शक्ति ही नहीं है। कारण क्या है? कारण मोबाइल से बढ़ती निकटता है, क्योंकि मोबाइल से बहुत क्लोज हो गए हैं वो, बहुत ही मतलब नज़दीकियाँ हो गई है मोबाइल के साथ। ज़्यादा देर तक मोबाइल से चिपके रहने के कारण छात्र अपना कीमती वक्त भी जाया करते हैं। मानसिक स्तर पर भी मोबाइल ने उस शांति को छीना है जो जीवन में चिंतन के लिए आवश्यक है। वो मानसिक शक्ति सोचने वाली खत्म हो रही है धीरे धीरे। रेडिएशन वगैरह इफेक्टेड कर रहे हैं सब कुछ। तो ये बातें हैं। अब बताओ कि इसका क्या है। आप ये पूरी लाइन पढ़े आप, तो आपको इससे हमारे ख्याल से तो यही लिखना कि मोबाइल को कनेक्ट किया है ज़्यादा छात्र का, इसमें चर्चा किया है, यानी कि मोबाइल और छात्र, मोबाइल और छात्र एक बढ़िया शीर्षक दे सकते हो। मोबाइल का छात्र के साथ संपर्क, देखो शीर्षक हो गया मोबाइल और छात्र। मोबाइल ने मनुष्य की चिंतन, अब आप ये 79 वर्ड्स का है, 79 वर्ड है इसके, 79 वर्ड काउंट करोगे 79 मिलेगा। बाई थर्ड कर देते हैं, लगभग में कितना आ जाएगा? 3 दूनी के 6, 3 छक्के 18, 26 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 27.6 चलेगा। मोबाइल ने मनुष्य की चिंतन शक्ति और ध्यान शक्ति को कम किया है। छात्रों की वक्त बर्बादी के साथ साथ यह शांति और चिंतन का दुश्मन हो गया। सारी बात निकल के आ गई। तो 25। अब आप सोचो कि इसमें बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज़ करें सर, और लंबा चौड़ा लिखते एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अरे भैया आप संक्षेपण को फॉलो करेंगे तब ना, संक्षेपण की क्या क्राइटेरिया होती है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई। समझ में आया? तो ये रहा आज का क्लास संक्षेपण। अब आई होप कि अब आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें कभी अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। और मैं इसका और सेशन लेकर के आऊँगा, आपको वर्क दूंगा। कल या परसों में, एक आध दिन के अंदर आपको टेलीग्राम में हम होमवर्क देंगे, और सब कोई, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोग को दे दिया हूँ, सब कोई उसको बना करके व्हाट्सअप पे सेंड करना एज ए होमवर्क। आपको लगे कि हाँ, अगर आप आइडियल मानते हो तब हमको कि नहीं सर ने हमें होमवर्क दिया है, हमें होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। और कल का जो होमवर्क ग्रुप में दिए थे, जो बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चा पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहो। आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपकी सफलता से ही पूरे परिवार की सफलता होने वाली है। हम चाहते हैं आप सब बहुत आगे बढ़ो, ये दिल से आवाज़ें निकल रही है। आप हमेशा मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। आपके सामने बहुत सारी बाधाएँ आएंगी, बहुत लोग आपका पैर खींचेंगे, बहुत लोग आपकी शिकायतें करेंगे। कहीं नहीं देखना, कहीं नहीं सुनना। अपना टारगेट है मंजिल, उस मंजिल पे जब तक जाएंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। याद है ना कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो प्लीज़। बहुत लोग आपके कान भरेंगे, बहुत लोग आपको गलत सजेशन करेंगे, बहुत लोग बैड चीज़ें आपको बताएंगे, ये मत करो वो मत करो भाई। लेकिन नहीं, आपको हमेशा अपने टारगेट पे फोकस करना है, अपने स्टडी पे फोकस करना है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी स्टडी होती है। अगर आपकी स्टडी सही नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। तो प्लीज़ आप अपने स्टडी को इम्प्रूव करो, खूब मेहनत करो, इतना परिश्रम करो, सबसे अलग हट करके खूब पढ़ाई करो, ठीक है ना। भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना एक अलग पहचान बनाए, अपनी एक अलग इमारत खड़ा करें। इमारत खड़ा करने का मतलब कि पहचान खड़ा करो, आप एक अपनी मंजिल प्राप्त करो। मंजिल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मंजिल सबके लिए मंजिल ही होती है। बस प्राप्त करने वाला का रहस्य देखिए कि कौन कैसे प्राप्त कर लेता है। मस्ती ज़्यादा करने के चक्कर में रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बोलता हूँ मस्ती जिंदा तो हस्ती जिंदा, मस्ती होनी चाहिए, बट पढ़ाई भी तो मस्ती है ना। तो पढ़ाई पहले रखना होगा, यही हमारा
प्राइमरी यही चीज़ है। चलिए, तो आज का संक्षेपण क्लास कैसा रहा, आपके डिमांड पर लेकर के आया। मैं देखा कि बहुत बच्चे, अलॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर संक्षेपण क्या होता है, हम लोग जानते नहीं है, क्या है, थोड़ा बता दीजिए। वैसे तो मैं बताता, लेकिन परेशानियां देखा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आज सोचे कि इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और टेंशन मत लो, आप लोग जितने भी सेक्शन हैं आपके सब कुछ कराए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और सिलेबस रिड्यूस के चक्कर में ना ही पढ़ो तो बेहतर है भाई मेरे। आप सब पढ़ोगे, जानोगे तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं ना कि जान जाओगे तो आपकी तबीयतें खराब हो जाएगी, आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खूब मेहनत कीजिए, मन लगा करके, लग्न परिश्रम से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके, इस चैनल को अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यही आपसे विनती है, ताकि हर बच्चे, हर जगह के, हर घर के, हर परिवार के बच्चे खूब इच्छा से, लग्न से पढ़ाई करें। उनको कोई बाधा भी अगर आती है पढ़ाई में, जैसे बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जिनकी आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं हो पाती, वो पैसे की कमी से नहीं पढ़ पाते हैं, तो कान खोल के सुन लो मेरे दोस्तों, उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे व्यवस्था है। कभी उनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बस उनके पास एक हैंडसेट तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारी इच्छा है कि घर घर तक शिक्षा का दीप जलाया जाए। आप सब योगदान दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही देते रहिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बुलाइए, वो भी पढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े, सबको आगे बढ़ाना है। चलो, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। और स्पेशल आज की क्लास के लिए कमेंट का वेट करूँगा। अगर आप सच्ची निष्ठा से इस चैनल के साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और क्या मज़ा लीजिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।